हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, बात कर रहे थे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, वहीं से बात को स्टार्ट करेंगे बेटा। और आज जल्दी से फिनिश करते हैं, दो छोटे छोटे टॉपिक कराने, कुछ हाफ एन आवर का लेक्चर रहेगा बेटा आज का। लो प्यारे बच्चों, करते हैं बात। बाबू, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैंने आपको ये बोला था मैं किसी भी डिसीजन की बात करूं सबसे पहले इंट्रो में दो बातें बोलूंगा बेटा। ये बात मैं कर चुका हूं कि मैं कोई भी डिसीजन की बात करूंगा फ्यूचर में भी, मैं इंट्रो में दो बातें बोलूंगा। सबसे पहली बात मैंने यहां पर ये बोली कि फर्म रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स इन कंपैरिजन टू द यूसेज टू विच दे कैन पुट। याद आई आपको बात बेटा कि ना, फर्म के रिसोर्सेज ही कम पड़ जाएंगे बेटा, वो जगह कभी कम नहीं पड़ती बेटा जहां पर आप उन रिसोर्सेज को इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि बेटा दुनिया में इतनी रियल एस्टेट, इंडिया छोड़ दो, दुनिया है बेटा इन्वेस्टर के लिए। तो दुनिया की इतनी रियल एस्टेट, दुनिया की इतनी कंपनियां जिनके इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर बिकते हैं बेटा, गोल्ड रिजर्व देख लो, फॉरेन एक्सचेंज देख लो, बैंक एफडी देख लो, बैंक आरडी देख लो, बहुत कुछ है इन्वेस्टमेंट के लिए। आपके रिसोर्सेज ही कम है बेटा, जगह वो कभी कम नहीं हो सकती। सबसे पहली बात बेटा, तो फर्म के रिसोर्सेज स्कार्स इन कंपैरिजन टू द यूसेज टू विच दे कैन पुट। तो हर फर्म चाहती है बेटा उन स्कार्स रिसोर्सेज को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करे कि बेटा मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न जनरेट हो। ठीक है ना बेटा, ये पहली बात करी हमने बेटा। दूसरी बात हमने करी थी बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो तरीके का होता है। ये तेरे को समझ आ सकता है अभी से जो, हाँ जितना तो लीनियंसी कर रहा है बेटा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म का बेटा दूसरा नाम था कैपिटल बजटिंग डिसीजन। लॉन्ग टर्म का बेटा दूसरा नाम था कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और बेटा शॉर्ट टर्म का बेटा दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है ना, याद आई होगी बेटा बात बाबू है? नहीं नहीं, ये नहीं किया हुआ, वो दूसरा टॉपिक था, फैक्टर फैक्टिंग, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, वो दूसरा था। वो पहले लेक्चर में आया था तो आज आ रहा है बेटा सेकंड लास्ट लेक्चर में। बाबू, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बेटा ये उन एसेट्स के साथ डील करता है बेटा जो बिजनेस में आपको रिटर्न देती हैं 1 साल के बाद, या बेटा बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती हैं 1 साल से ज्यादा के लिए। दैट सिंपली मीन्स बेटा ये बात सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की करता है, जिसको आप प्यार से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हो और हम प्यार से इसको कैपेक्स बोलते हैं। ठीक है ना, कुछ वर्ड बोलने में मजा कितना आता है बेटा, बोल के देखो एक बार, कैपेक्स कितना मजा आता है यार बोलने में, तुम्हें क्या पता। शेवरोले, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बेटा जिनको बोलने में बहुत बढ़िया लगता है बेटा। शेवरोले, लो बेटा बाबू, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब क्या है बेटा, ये वो एसेट्स हैं बेटा जिनका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है विद इन 1 ईयर, यानी कि बेटा ये 1 साल के अंदर अंदर ही बेनिफिट देती हैं और खत्म हो जाती हैं। जनरली बेटा ये रिलेट करता है आपकी करंट एसेट्स के साथ और आपकी डे टू डे वर्किंग एक्सपेंसेस के साथ। ठीक है ना बेटा, ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है ना, हाँ इसको रेवेन्यू या रेकरिंग एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। ठीक है ना, कल इतनी बात हम करके गए थे बेटा। बाबू टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, और मैं बेटा इंट्रो बता कर गया था आपको इस बात का, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बेटा, यानी कि बात चलेगी सिर्फ इसकी, मेरे कोर्स में बेटा ये है ही नहीं। ठीक है ना, यानी कि बेटा आप वो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखोगे जब आप किसी ऐसी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करोगे जो आपको 1 साल के बाद रिटर्न देती है। यानी कि बेटा मेरे को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, जनरली बेटा क्योंकि इसमें फिक्स्ड एसेट्स की बात है, आपने बेटा मैंने कल बोल रहा था एक फ्लैट लेकर छोड़ दिया। ठीक है ना बेटा, ये बेटा कमाई तो देगा लेकिन बेटा 1 साल से पहले नहीं। और बेटा आपको पता होना चाहिए फिक्स्ड एसेट्स अगर बेचने निकलो ना बेटा इतनी आसानी से बिकती नहीं है बेटा, इसकी कोई मार्केट नहीं है बेटा कि किसी मंडी में ले जाओगे और लैंड एंड बिल्डिंग बेचाओगे। समझ रहे हो ना बेटा, तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है जी, सबसे पहली बात जो बेटा आपको सोचनी पड़ेगी, बड़े काम की बात,
कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत आराम से समझना, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सबसे पहले सोचना बेटा कैश फ्लो। अभी बताता हूं कैश फ्लो से मेरा मतलब क्या है। बाबू मान लो मैं बोलता हूं आपने आज एक फ्लैट खरीदा जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। मैं 100 लाख लिख रहा हूं बेटा, 100 लाख मतलब 1 करोड़, ठीक है। 100 लाख 80 लाख होता है ना। अच्छा 100 लाख का मतलब 1 करोड़ होता है। तूने बचपन में पढ़ाई नहीं करी ना, मैं बता रहा हूं। लो बेटा मैं बोलता हूं आपने आज एक फ्लैट खरीदा बेटा जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है और आपको ये अंदाजा है कि बेटा ये 5 साल के बाद बिकेगा। लेकिन आपने सोचा 5 साल तक भी कमाई क्यों छोड़नी। आपने बेटा सोचा कि आप क्या करोगे बेटा, फ्लैट को रेंट पर दोगे। और बेटा आपका टेनेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ, हर साल वो आपको 5 लाख रुपए रेंट देगा। लेकिन टेनेंट ने बोला कि मैं रेंट तो दूंगा लेकिन जितने भी रिपेयर मेंटेनेंस होगी वो सब आप ही पे करते रहोगे। और बेटा आपका अंदाजा हर साल रिपेयर मेंटेनेंस पे आपका 1 लाख रुपए एक्सपेंड होने वाला, 5 लाख आने वाला है, 1 लाख जाने वाला है बेटा। और ये कहानी हर साल रहेगी। दूसरे साल भी बेटा यही होगा, तीसरे साल भी बेटा यही होगा, चौथे साल भी यही होगा बेटा, और 5वें साल भी यही होगा। और 5वें साल के बाद बेटा ये फ्लैट बिक जाएगा। और बेटा आपका अंदाजा कहता है 5 साल के बाद ये 1 करोड़ 20 लाख का बिक जाएगा। ठीक है जी। अब बेटा ये एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के फ्रेम किया ताकि ये पूरी हेडिंग आपको क्लियर कर सको। आराम से समझना, हेडिंग का नाम है बेटा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। बेटा अब इस बात को समझो, इस प्रोजेक्ट का कैश फ्लो कितना है। बेटा कैश फ्लो से मतलब दोनों फ्लो से है, कैश इनफ्लोस एंड कैश आउटफ्लोस। मेरी जेब से क्या क्या जाएगा ओवर द लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, और बेटा मैं क्या क्या कमाऊंगा ओवर द लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और कहता है दिस अमाउंट शुड बी केयरफुली एनालाइज्ड बिफोर टेकिंग एनी कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बेटा इस अमाउंट को केयरफुली एनालाइज कर देना। क्यों बोल रहा हूं बेटा केयरफुली एनालाइज कर देना, या क्या मतलब है बेटा केयरफुली एनालाइज करने से। कहते हैं इस अमाउंट को ना बहुत अच्छे से देख लेना बिफोर इन्वेस्टमेंट। क्यों कह रहा है बेटा ऐसा। बाबू सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर कैश इनफ्लोज ज्यादा होंगे कैश आउटफ्लोज से तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, दिखाई भी दे रहा होगा। अच्छा अभी फिलहाल करूं कि नहीं करूं, करो, ठीक ठाक प्रॉफिट दिखाई दे रहा है बेटा। अब समझ में आ गया ना बेटा, समझ आ गया ना कि बेटा क्या मतलब है। कहता है इस कैश फ्लो को अच्छे से कंसीडर कर लेना बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कैपिटल बजटिंग डिसीजन। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप हमेशा उसका कैश फ्लो देखते हो। और रियल लाइफ में भी इंसान यही करता है कि मैं कितने का खरीदूंगा इसको, क्या क्या कमा सकता हूं ओवर द लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, और बेटा बिक कितने की सकती है, फ्यूचर क्या है बेटा इस चीज का। ठीक है ना। और एक बात बता देता हूं, यहीं पर बोल देनी जरूरी है बेटा। बाबू हमेशा ध्यान रखना, खाली बेटा ये नहीं आप देख रहे हो कि ये आपको 1 साल के बाद रिटर्न देती है। देखो मैं क्या बोल रहा था, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मैंने सिंपल भाषा में मतलब बताया। वो कौन कौन सी बातें हैं बेटा जो आप सोचोगे जब किसी ऐसी एसेट में इन्वेस्ट करोगे जो 1 साल के बाद रिटर्न देगी। खाली बेटा इसके साथ समस्या ये नहीं है कि 1 साल के बाद रिटर्न देती है, दूसरी समस्या भी है बेटा इसके साथ। सुनो, आप जब बेटा किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हो ना और फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स लिखते हो, यकीन मानना अगर ये टोटल 5 करोड़ है ना बेटा, कम से कम 3 से 4 करोड़ यहां लगे होंगे। और यहां लगा क्या होगा, बस 1 से 2 करोड़। भाई बेटा मेरे कहने का मतलब क्या है बेटा, फिक्स्ड एसेट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सब्सटेंशियल फंड ब्लॉक कर देती हैं। सब्सटेंशियल फंड अगर यहां कुछ गलत हुआ ना तो समझ लेना बेटा ऑर्गेनाइजेशन बंद ही हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं आपके पास। तो बेटा बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करी जाती है फिक्स्ड एसेट्स में। समझ में आ रही है ना बेटा बात। खाली इनके साथ समस्या ये नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म में कमाई देती है, दूसरी सबसे बड़ी समस्या इनके साथ ये है कि सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फंड बीइंग ब्लॉक्ड इन फिक्स्ड एसेट्स। ओके बात समझ आई मेरी बात। बाबू एक बार पहली हेडिंग रीड करके बताना मुझे। लो बेटा सेकेंड हेडिंग की बात करते हैं। सेकेंड हेडिंग क्या लिखी है बेटा, रेट ऑफ रिटर्न। प्यारे बच्चों बहुत आराम से इस बात को समझना,
आप कैश फ्लो कंसीडर कर चुके हो बेटा बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट, और कैश फ्लो का मतलब है कैश इनफ्लो से एज वेल एज कैश आउटफ्लो से ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट आपके पास रहेगी, कैश इनफ्लोज क्या कमा रहे हो और कैश आउटफ्लोज क्या गवा रहे हो बेटा, ठीक है ना। अगर बेटा कैश इनफ्लोज आर ग्रेटर देन कैश आउटफ्लोज तो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, और अगर आउटफ्लोज बढ़े हैं बेटा तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले। कहता है रेट ऑफ रिटर्न भी देख लेना, कमाई भी देख लेना बेटा कितनी होने वाली है। सुनो मैं समझाता हूं बेटा क्या मतलब है इसका। मैंने कल एक बात बोली थी, आप सबके अंदर एक फाइनेंस मैनेजर बैठा हुआ है। अब अपने ऊपर बात आती है ना पैसों की बेटा, तो सबके अंदर एक फाइनेंस मैनेजर है। देखना बेटा अभी पता लगेगा आपको बैठा है कि नहीं, सामने देख रहे हैं आप सब। बेटा मैं आपको कहता हूं दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैं, ऑल्दो ऐसे कोई वर्ड ही ना तो यहाँ पर मेंशन है बेटा ना आपके लिए अभी जरूरी है, ये तो बेटा फ्यूचर में कभी जाके पढ़ोगे। मैं बोलता हूँ दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैं। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है बेटा, आपके पास 1 करोड़ है और दोनों प्रोजेक्ट 1-1 करोड़ के हैं, यानी कि एक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, दोनों में पॉसिबल नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपके पास 1 करोड़ है बेटा, और बेटा ये दोनों प्रोजेक्ट भी 1-1 करोड़ के हैं, यानी कि बेटा इन्वेस्टमेंट या तो प्रोजेक्ट ए में कर सकते हो या प्रोजेक्ट बी में कर सकते हो, ठीक है। दोनों में बराबर रिस्क है, ठीक है ना। जितना रिस्क ए में है उतना ही प्रोजेक्ट बी में है। ए बेटा कमाई देगा 10% और बी देगा 12%। कहाँ इन्वेस्ट करोगे, सबके अंदर फाइनेंस मैनेजर है, किसी को कुछ बताने की जरूरत। अगर बेटा सेम अमाउंट से सेम रिस्क से कोई प्रोजेक्ट मुझे ज्यादा रिटर्न देगा, ऑब्वियसली मैं वहां इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो कहता है रेट ऑफ रिटर्न भी देख लेना अपने सारे प्रोजेक्ट की, जहां जहां पर भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और बेटा रेट ऑफ रिटर्न निकलता कैसे है, इधर देखना मेरी तरफ, मैं यहां से निकाल के दिखा दूंगा आपको रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, कोई मुश्किल बात नहीं होती। रेट ऑफ रिटर्न दैट सिंपली मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपका कमाई का रेट कितना है, ठीक है ना। मैं बोलता हूं बेटा बिल्कुल सिंपल, क्या कमा रहे हो, क्या रुपए लगाकर, बस निकल गया रेट ऑफ रिटर्न। देखो बेटा मैं क्या कमा रहा हूं बाबू, ये 1 करोड़ 20 लाख की मैंने बेची, 20 लाख तो मैंने यहीं कमाए बेटा, ठीक है ना। 20 लाख रुपए तो प्रॉपर्टी बेचने से ही कमाए, इसके अलावा रेंटिंग से कमाया हर साल 4 लाख, 20 लाख रुपए ये कमाए। पैसा कितना लगाया था बेटा, 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100 बेटा। लेकिन ये रेट ऑफ रिटर्न 5 साल का आएगा, तो 1/5 कर लेना, निकल गया, यानी कि 8% आ रहा है बेटा। 8% कमा रहे हो, ऐसे निकलता है रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न निकालने में क्या दिक्कत है, क्या आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, नहीं बेटा, बस आपको तो थ्योरी लिखनी आनी चाहिए। ये तो मैंने ऐसे ही निकाल के दिखा दिया, शौकिया। क्लियर हुई बात, ओके बात बाबू। थर्ड हेडिंग इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। अब बेटा वो बातें भी कंसीडर कर लेना जो आज तक कंसीडर नहीं करी। क्या कंसीडर नहीं किया आपने प्यारे बच्चों, अभी आपने 2 बातें कंसीडर नहीं करी। अगर आप बेटा ढंग से इस हेडिंग को रीड करोगे तो ये हेडिंग बोलेगी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर लेना। मेरी तरफ देखना, सर क्या मैंने पहली हेडिंग में अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसीडर नहीं की, कर ली बेटा। ये बोलेगा कैश फ्लो कंसीडर कर लेना, भाई मैंने कैश फ्लो भी कंसीडर कर लिया। ये बोलेगा रिटर्न कंसीडर कर लेना, सेकंड हेडिंग अभी रिटर्न कंसीडर कर ली। बेटा 2 बातें ऐसी हैं जो मैंने अभी कंसीडर नहीं करी, जिसकी अहमियत बहुत बहुत ज्यादा है बेटा। अगर मैं बोलूं ये 1 करोड़ रुपए आपने ब्याज पर उठाकर इन्वेस्टमेंट कर दी, ब्याज पर बैंक से लोन लिया और बेटा ये फ्लैट खरीद लिया, तो बेटा सबसे जरूरी चीज जो आपको कंसीडर करनी है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि आपको बता देता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरी गेम बदल देगा। मान लो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, तो बेटा अगर 8 लाख ब्याज देनी है हर साल की, हर साल 8 लाख रुपए ब्याज जाएगी बेटा, तो हो सकता है शायद आप यहां इन्वेस्टमेंट ही ना करो। क्या आपका डिसीजन अफेक्ट नहीं हो जाएगा बेटा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है विच हैव टू बी कंसीडर। दूसरी बात बेटा टाइम पीरियड इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। देखो बेटा ये 8 लाख होने के बाद भी कुछ लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों बेटा, हुआ क्या, आपको 20 लाख का नुकसान हुआ ओवर द लाइफ और बेटा 20 लाख ही आपने कमा लिए। हो सकता है बेटा किसी के दिमाग में चल कर दे इन्वेस्ट, किसी के दिमाग में आ भी सकता है, ठीक है ना। हो सकता है किसी के दिमाग में हो कि बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा तो मैं तब भी 2-3 लाख कमा लूंगा। बेटा कहता है टाइम पीरियड इज इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। टाइम पीरियड की बात लिखी नहीं गई, मैं लिखवाऊंगा बेटा, टाइम पीरियड वर्ड लिखवाना है मुझे।
क्या टाइम पीरियड ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है? बेटा अगर ये आप 3 साल में ही बेच दो तो 2 साल के बाद ही बेच दो, और मैं बोलता हूं 2 साल के बाद बिका बेटा ये 1,05,00,000 का, क्या तब भी मेरा डिसीजन अफेक्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला? सर टाइम पीरियड एज वेल एज इंटरेस्ट, ये दोनों बातें भी ऐसी हैं बेटा जो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। ये टोटल तो कहेगा हेडिंग में 5 बातें कंसीडर करो, ठीक है ना। एक तो बेटा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसीडर करो, कैश फ्लो कंसीडर करो, रिटर्न कंसीडर करो, ये तीनों पहले ही कंसीडर कर लिए बेटा। जो कंसीडर करने लायक चीज है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा, एज वेल एज द टाइम पीरियड। समझ आई बात? ओके बात। एक बार आप एक काम करना, ये हेडिंग रीड करना, टाइम पीरियड वर्ड ऐड करना, और बेटा लास्ट लाइन ढंग से रीड करना, उस पर मेरे को एनालिसिस करना है बेटा। लास्ट लाइन थर्ड हेडिंग की बिल्कुल फाइनल लाइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो दिखने में तो ये कुछ भी नहीं है बेटा, और रट्टा मारने को कहूं तो अभी आप मार भी लोगे। हेडिंग लास्ट लाइन में लिखा हो गया बेटा, देयर आर डिफरेंट टेक्निक टू इवेल्युएट द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, दिस आर नोन एज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। बेटा बहुत सारी टेक्निक होती हैं बेटा इन प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने की। मैं हल्की सी एक बात बता देता हूं आपको बेटा कुछ टेक्निक के बारे में, ठीक है ना, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि बेटा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। ऑल्दो खैर बेटा जब ये आपके पास सब्जेक्ट आएगा जजन एफएम, तो आपको ये कैलकुलेशन करने को भी आएंगी। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बेटा, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी नहीं है। लो प्यारे बच्चों समझना। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको बोलूँ एक बात कि आज आप मुझे 1 करोड़ दे दो, ठीक है, और मैं आपको 1 साल के बाद 1 करोड़ रुपए वापस कर दूंगा, ये बराबर है कि नहीं है? आप मुझे 1 करोड़ दे दो और 1 साल के बाद मुझसे 1 करोड़ वापस ले जाना, ये बराबर है कि नहीं है? बस ये बता दो राहुल, बराबर है कि नहीं है? और एक हाँ टाइम पीरियड आ गया, तो क्या चीज मिसिंग है? बस देखा, मैंने पहले कहा था, मैंने तो कल ही बोल दिया था बेटा, हम सबके अंदर फाइनेंस मैनेजर बैठा हुआ है, बस पता नहीं है हमारे को, ठीक है ना। जब अपने ऊपर बात आती है ना कि 1 करोड़ देना है और 1 साल के बाद मिलेगा, तो भाई सब टीचर से भी ब्याज मांगनी शुरू कर देते हैं। लो बेटा बाबू, ये कभी बराबर नहीं हो सकता। आज का 1 करोड़ और 1 साल बाद का 1 करोड़ कभी बराबर हो ही नहीं सकता। समथिंग इज मिसिंग। और बेटा मिसिंग फिगर आपने बता दी कि क्या चीज मिसिंग है, इंटरेस्ट मिसिंग है या इन्फ्लेशन मिसिंग है, ठीक है ना भाई। महंगाई बढ़ जाएगी 1 साल में, या ब्याज मिसिंग है, दोनों में से कुछ भी कह लो, ब्याज मिसिंग है, ठीक है ना बेटा। बाबू अच्छा कैसे निकालेंगे बेटा, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि फ्यूचर में क्या लेना चाहिए? देखो क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू किसके बराबर होती है? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n। यानी कि बेटा अगर आपने मुझे आज 100 लाख दिए, यानी कि 1 करोड़ दिए, तो बेटा अगर मार्केट का ब्याज रेट बेटा 10% हो, ये बेटा आर मतलब इंटरेस्ट रेट है, 10% हो, और बेटा टाइम पीरियड इन्वॉल्व इज 1 ईयर, तो बेटा मुझे 1 साल के बाद आपको 1 करोड़ 10 लाख देने चाहिए। ऐसे ही है ना बेटा, पक्की बात है ना। अगर कभी किसी क्वेश्चन में बेटा फ्यूचर वैल्यू पता हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, तो बेटा कैसे निकलेगी? ये सब कुछ डिवाइड में आ जाएगा। बताओ मैंने ठीक लिखा कि नहीं? ओके है ना बात। अब एक बात बता दूं आपको प्यारे बच्चों, बहुत आराम से इस बात को सुनना। बाबू आप ना जब कंसीडर कर रहे हो ना ये सब बातें, तो आप एक्चुअलिटी में लिख रहे हो जो रेंट मिलना है, ठीक है ना। अगर आपका सच मायने में कंपैरिजन करने का मूड है ना, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। मैं 1 करोड़ तो आज खर्च रहा हूं ना, 1 साल के बाद आएगा 5 लाख रुपए। क्या पता उस 5 लाख की आज की वैल्यू क्या है? सर इस 5 लाख की आज की वैल्यू बेटा 4 लाख कुछ हजार रुपए निकलेगी। ये 5 साल के बाद आने हैं 5 लाख, शायद इसकी वैल्यू 4 लाख आए आज की। सर अगर आपका सच में देखो, ये फ्यूचर वैल्यूज ही तो है बेटा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कंपेयर करो। अभी तो आपने बोला सर आज का 1 करोड़ और बाबू 5 साल के बाद का 1 करोड़ बराबर होगा क्या? ये तो मानते हो ना बराबर नहीं होगा, आपने ही तो बोला बेटा 1 साल बाद का ही बराबर नहीं होता। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं तो ये सोच के चल रहा हूं जी आएगा 5 साल बाद 1 करोड़ 20 लाख आएगा। मैं तो सोच के चल रहा हूं मेरी कमाई 20 लाख रुपए, सही मायने में मेरी कमाई 20 लाख है। सर कितना इंटरेस्ट एलिमेंट मिसिंग है, ये देख रहे हो आप इसमें बेटा? समझ में आ रही है बेटा ये बात?
कि बाबू इसकी वैल्यू 1,10,00,000 के आसपास भी नहीं आएगी आज की। समझ आई बात? ऑल्दो खैर के आपके लिए जरूरी था ये जानना, जरूरी नहीं था बेटा, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक होती क्या। ओके है ना बेटा बात? ठीक है। अब बाबू बड़े एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, छोटा सा टॉपिक है, इसको फिनिश करते हैं, मैं ज्यादा आज करा ही नहीं रहा हूं, ये वाला टॉपिक नहीं करना बेटा, अगला आप एक, हाँ बाबू फेस वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू। बेटा देख एक बात सुन, फ्यूचर वैल्यू किसके बराबर होती है? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n। अगर मैंने आज 1 करोड़ रुपए आपसे लिए हैं तो बेटा मुझे फ्यूचर में कितने वापस करने चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू इज 100 लाख, 1 करोड़। अगर मार्केट का ब्याज 10% हो बेटा और टाइम पीरियड इन्वॉल्व है 1 ईयर, तो बेटा मैंने कैलकुलेट करा मुझे 1 साल के बाद आपको 1,10,00,000 देने चाहिए। ठीक है ना? ये तो फ्यूचर वैल्यू, ये तो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू तक पहुंचा। अगर कभी फ्यूचर वैल्यू पता हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, तो बेटा इस सबको अपॉन में ले जाओ, यही तो करा मैंने। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + r⁴n। इस पूरे क्वेश्चन में मुझे फ्यूचर वैल्यू से तो पता है बेटा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के सोचना बेटा कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। पहली हेडिंग में तो मैंने क्या बोला बेटा, बस कैश इनफ्लोज का टोटल करो, आउटफ्लोज का टोटल करो, अगर इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से तो करो इन्वेस्ट, और आउटफ्लो ज्यादा है बेटा तो नहीं मत करना इन्वेस्ट। लेकिन मैं बोल रहा हूं बेटा ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर सोचना। अभी तो लग ही रहा होगा कि बहुत अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव सा प्रोजेक्ट है बेटा, 40 लाख कमा रहे हो, सही मायने में आप कमा नहीं रहे होंगे बेटा इसमें 25 लाख। ठीक है ना? ये चीजें बेटा आपको सिखाई जाती हैं और ये प्रैक्टिकल पोर्शन है हमारे पास, फ्यूचर में करो। ओके बात बेटा, जहां पर हमने टॉपिक पढ़ा था ना फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल, फटाफट से वहां पर आ जाओ, पेज नंबर 80s में है कहीं, 89, जहां पर हमने टॉपिक पढ़ा था ना फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल, फटाफट से वहां पर आ जाओ, पेज नंबर 89। एक टॉपिक है बेटा द मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, शायद 88 पे ना हो, द मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और 4 हेडिंग है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व। 88 पे है, पेज नंबर 88 निकालो फटाफट से। बस बेटा ये 2 मिनट का है, मैं 2 मिनट में छुट्टी कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों इधर देखना मेरी तरफ। बेटा टॉपिक का नाम है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, पेपर में रिपीटेडली आता है। टॉपिक का नाम है बेटा मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और प्यारे बच्चों बहुत आराम से समझेंगे इस बात को। देखो कहता है बेटा फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड, मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, अब छोड़ दो आप सब, फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड कैपिटल का मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 कारण है जिसकी वजह से बेटा इसका मैनेजमेंट बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। बेटा जब भी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करो ना तो बेटा कह रहा है इसका मैनेजमेंट जरूर कर लेना। ये 4 कारण है बेटा, इसके बारे में सोचना क्यों पड़ता है आपको। सबसे पहली बात, मैं ऑल्दो बेटा 2-3 हेडिंग यहीं पर करा चुका हूं जब मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कराया ना, क्योंकि ये भी फिक्स्ड एसेट से रिलेट करता है। ये टॉपिक मैंने बीच में पेल दिया पूरा, आपको बताया नहीं बस, ठीक है? आप पढ़ते जाना है बस, हमने और कुछ नहीं करना। बेटा सबसे पहली हेडिंग है क्यों जरूरी है फिक्स्ड कैपिटल का मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। मेरी तरफ देखना बेटा, कमाई तो बहुत देते हैं फिक्स्ड एसेट्स, बहुत कमाई देते हैं, लेकिन बेटा इन अ लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में कमाई नहीं देते। मैं आज प्रॉपर्टी खरीदूं और सोचूं कल बेच दूं, कुछ नहीं देगी, कुछ नहीं देगी बेटा। ये कमाई तो जरूर देती है बेटा, लेकिन लॉन्ग रन में देती है, जनरली मोर देन 1 ईयर। भाई फिक्स्ड एसेट्स की डेफिनेशन कहती है मोर देन 1 ईयर, सही मायने में कमाई तो ये 5 से 10 साल के बाद देती है। और मैं नहीं मानता बेटा आपकी फैमिली में ऐसा कोई बुजुर्ग ना हो जिसने ये ना कहा कि ये प्रॉपर्टी कभी हमें 10,000 20,000 की मिलती थी, आज इसकी वैल्यू बेटा करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ है। कभी पापा ने बोला होगा ये बात, कभी दादाजी ने बोली होगी, कैसे इतनी वैल्यू बढ़ जाती है। बेटा यही तो फिक्स्ड एसेट्स का कमाल है, कमाई तो बहुत देती है बेटा, बहुत कमाई देती है, लेकिन लॉन्ग रन में 20-30 साल रुकने का पेशेंस भी तो होना चाहिए बेटा। 20-30 साल रुकता ही कौन है बेटा? ये अगर पेशेंस है ना बेटा तो बहुत कमाई दे सकती है। इसी वजह से कह रहा है बेटा जब फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करो तो बेटा मैनेजमेंट उसका बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये लॉन्ग रन में कमाई देती है। और सच बात बता रहा हूं बेटा, अगर फंस जाए ना तो बिकती भी नहीं 20-30 साल, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना। पता है ना बेटा, अगर ये चीजें फंस जाती हैं तो बिकती भी नहीं है बेटा। सेकेंड इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या है बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व। ऑलरेडी मैं इसकी बात कर चुका हूं
बेटा अभी बोला था बैलेंस शीट का टोटल देखोगे ना किसी कंपनी का तो नजर आएगा बेटा 60 से 80% पैसा अकेला फिक्स्ड एसेट्स में गया हुआ है, यानी कि सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ फंड बीइंग ब्लॉक्ड इन फिक्स्ड एसेट्स। मतलब इसके साथ दो दो दिक्कतें हैं बेटा, खाली ये भी नहीं कि बेटा बहुत पैसा इन्वॉल्व करता है, एक तो पैसा बहुत सारा और दूसरा बेटा लॉन्ग रन में कमाई देगा, और लॉन्ग रन कब, 5, 10, 20 पता नहीं कब, ठीक है ना। दूसरी बड़ी बात बेटा मंडी तो है नहीं बेटा, ना उठा के ले जाएंगे जी बिक जाएगी मेरी एसेट, सर बिकती नहीं है। इसके साथ बहुत बड़ी समस्याएं हैं, लॉन्ग रन में कमाई देती है और बेटा पैसे बहुत इन्वॉल्व करती है, तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना बेटा। थर्ड हेडिंग इज रिस्क इन्वॉल्व, और आपको बता देता हूं थर्ड हेडिंग क्या लिखी गई है, कहता है इसमें रिस्क बहुत है। रिस्क क्यों है, शुरू के 2 कारण बताए इसने। रिस्क क्यों है, पैसा भी बहुत लगा हुआ है और बेटा कमाई भी बेटा 10-10, 20-20 साल में आती है, ठीक है ना। अभी जब आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस लास्ट हेडिंग और सुन लो, लास्ट हेडिंग है बेटा इर्रिवर्सिबल डिसीजंस। बेटा एक बार अगर आपने ऐसे डिसीजंस लिए तो बेटा ये रिवर्स नहीं होते, और अगर रिवर्स होते हैं तो बहुत सारा नुकसान देने के बाद, ठीक है ना, बहुत सारा नुकसान दे जाते हैं। समझाने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। टाटा नैनो प्रोजेक्ट, शायद कोई कहानी सुनी हो बेटा आपने कोई पास्ट में। जब टाटा नैनो प्रोजेक्ट लग रहा था ना बेटा, तो इन्होंने गुजरात में प्रोजेक्ट लगाया, और बेटा इट विल इन्वॉल्व सम परमिशंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और बेटा टाटा ने वो परमिशन नहीं ली, ठीक है। हुआ क्या बेटा, मीडिया ने बात को उछाल दिया कि टाटा ने परमिशन ली थी और बेटा गुजरात में ये प्रोजेक्ट लगा दिया। अब हुआ क्या बेटा, जब मीडिया ने बेटा तूल दे दिया, क्योंकि टाटा बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक है बेटा, तो ने बोला कि गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही क्योंकि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, सरकार प्रमोट करती है, ये करती है, वो करती है। अब बोलना शुरू कर दिया, सरकार को मजबूरी में एक्शन लेना पड़ा, और एक्शन ऐसा था बेटा 5,000 रुपये की पेनल्टी उनके ऊपर लगी, और रातों रात बेटा उनको प्रोजेक्ट शिफ्ट करना पड़ा गुजरात से वेस्ट बंगाल, और बेटा प्रोजेक्ट शिफ्ट करने में उन्होंने बेटा कई हजारों करोड़ का लॉस खाया, कई हजार करोड़ का लॉस खाया। सर ऐसे प्रोजेक्ट रिवर्स नहीं होते, और अगर आपने सोचा कि मुझे रिवर्सल करना है बेटा, मुझे बैक ऑफ करना है, मुझे पीछे हटना है, तो बेटा कई करोड़ों में बात करना। ऐसे प्रोजेक्ट बेटा वापसी नहीं होते, ठीक है ना, क्योंकि बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। तो बेटा सोच समझ के डिसीजन लेना। समझे थे ना टॉपिक क्या है बेटा, फिक्स कैपिटल का मैनेजमेंट जरूरी क्यों है। 4 वजहें हैं बेटा। लॉन्ग टर्म में देगा रिटर्न, पहली बात तो कमाई शॉर्ट रन में देगा, और बेटा कब बिकेगा आपको पता ही नहीं होता। दूसरी बात बेटा पैसा बहुत इन्वॉल्व है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व। थर्ड हेडिंग इज रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क इन्वॉल्व इन्हीं 2 हेडिंग की वजह से है बेटा। और बेटा लास्ट हेडिंग इज इर्रिवर्सिबल डिसीजन, ऐसे डिसीजन रिवर्स नहीं होते, ठीक है जी। आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।